कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी का 27वीं मकतूब मौसूल होने पर वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खुशी जाहिर की। कहा, सोनिया गांधी का मकतूब ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की जानिब से तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक 27वीं मकतूब रवाना किया गया है। तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी पर दिल्ली में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के लिए प्रेजेंटेशन के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने उन्हें जो 27वीं मकतूब रवाना किया है वो उनके लिए ऑस्कर अवार्ड, नोबल इनाम या फिर कारनामा हयात अवार्ड से कम नहीं है। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि वो तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी ओहदे पर फायज हो जाएं, लेकिन पार्टी लीडर सोनिया गांधी ने उन्हें जो मकतूब भेजा है वो उनके लिए एक एजाज से कम नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने रियासत में आए दिन समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा के बीमार पड़ने के मामलात पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। कहा, वो गुरुकुल के तलबा को मियारी ग़िज़ा भी फराहम करने से क़ासिर हैं। रियासत तेलंगाना में आए दिन गुरुकुल्स और अक़लियती तालीमी इदारों में तलबा समियत ग़िज़ा खाने से बीमार पड़ रहे हैं। जुमा को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी ने आलमी मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने वालों को खाना फराहम करने के लिए लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन वो गुरुकुल के तलबा को मियारी खाना फराहम करने से क़ासिर हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दुंडीगल में पेश आने वाले अजीब व गरीब वाक़े में एक कार हादसे के बाद मकान की दीवार पर जा गिरी। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दुंडीगल के शंभीपुर में एक कार खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बच गई। बताया जाता है कि कार का ड्राइवर नींद की हालत में था, जिसके सबब गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और फिर हवा में उछलकर करीबी मकान की दीवार पर जा गिरी। मुकामी अफराद की इत्तला पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। हादसे के वक्त कार में मौजूद 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने टीजीपीडीसीएल के सीएमडी मुशर्रफ फारूकी के हमरा सैयद नगर का दौरा किया। हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके सैयद नगर में मुजव्वज़ा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और मकानात के ऊपर से गुजरने वाली बरक़ी तारों को हटाने के कामों के सिलसिले में कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने टीजीएसपीडीसीएल के सीएमडी मुशर्रफ फारूकी के हमरा सैयद नगर का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा अहमदनगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, महकमा बरक़ी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फसलान सर अहमदनगर डिवीज़न में मैं मेरे साथ हमारे कॉरपोरेटर सरफराज साहब के साथ हमने सीएमडी साहब मुशर्रफ अली साहब जो आईएएस है और सीएमडी है उनके साथ और उनके डायरेक्टर साहब, चीफ इंजीनियर साहब, एससी साहब, डी साहब को लेकर एक तफसीली दौरा पूरे फसलान सर का किया और ख़ास तौर से यहाँ पे 2 मुद्दों में हमारा ज़ोर था। एक मुद्दा ये था कि यहाँ पर ऊपर जो पानी की टांकी है वहाँ पे एक अच्छी बड़ी लैंड मौजूद है जहाँ पे पूरी तौर पे सिर्फ डेडिकेटेड तौर पे फसलान सर के इलाके के लिए सबस्टेशन की तामीर की जाए। तो सीएमडी साहब ने बड़ी पॉजिटिव तौर पे उसको रिस्पांस देते हुए उसके अप्रूवल के लिए फ़ाइल मूवमेंट की बात की। इंशाल्लाह अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो पूरा फसलान सर इलाके के लिए एक पूरा सेपरेट सबस्टेशन होगा और जो हमें यहाँ पर कोई भी लाइट की तकलीफ़ के लिए बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा जो बड़ी चीज़ हमने यहाँ पे सीएमडी साहब को बताई वो जो 33 केवी लाइन जो करीबन फसलान सर के करीबन 300 से 400 घरों के ऊपर से जा रही है उसका ख़तरा बताया और कितना सेंसिटिव है ये, वो 33 केवी से कितना ख़तरा है ये बताया, जिसको देखते हुए सीएमडी साहब ने फौरी नोट लिया और इमीडिएट तौर पे इसको हटाते हुए, इसको अंडरग्राउंड करते हुए या ऑल्टरनेट रूट लेते हुए फसलान सर में जो 33 केवी लाइन है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी तौर पे निकल जाएगी और जो 300 से ज़ायद घर है जिसको मकान बनाने में तकलीफ़ हो रही उनको भी बहुत बड़ी राहत होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से आज ये नुमाइंदगी की गई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तरफ से हम एक
बड़ा तरक्याती काम हर एक डिवीज़न में कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हर डिवीज़न में लाइट की हर एक मसले को हम हल कर सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। रियासती काबीना का इजलास जो कि 25 जुलाई को मुनक्किद किया जाना था, मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि अहम वज़रा की अदम दस्तयाबी की वजह से 25 जुलाई को मुकर्रर काबीनी इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास के लिए कई सरकर्दा कायदीन दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और वी श्रीहरि AICC के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जबकि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी दिल्ली के सरकारी दौरे पर हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन तमाम की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए इजलास को दोबारा मुनक्किद करने का फैसला किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने मुसलमान भाइयों से हज 2026 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। हज 2026 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने जुमा को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को ख़त्म हो रही है और तारीख में तौसी की ख्वाहिश की गई है। उन्होंने बताया कि तारीख में तौसी का इम्कान नहीं है, क्योंकि हुकूमत सऊदी अरेबिया बेहतर इंतजाम करने के लिए पहले से ही दरख्वास्तें मौसूल कर रही हैं। मौलाना खुसरो पाशा ने नौजवानों से जवानी में ही हज की सादत हासिल करने और अपने वालिदैन के साथ हज पर जाने की ख्वाहिश की। उन्होंने हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से कहा कि वो 31 जुलाई से कब्ल अपना दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दें। आपको बता दें कि अब तक 5000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी है। हज कमेटी चेयरमैन ने बताया कि ऐसे अफराद जिन्हें ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने में मुश्किलात का सामना है, उनकी सहूलत के लिए हज हाउस में 5 काउंटर्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हज के ख्वाहिशमंदों के पासपोर्ट की आखिरी तारीख दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों की मदद के लिए पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर्स लगाए गए हैं, वहां जाकर पासपोर्ट जल्द अज जल्द रिन्यूअल करवाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की तारीख़ करीब ख़त्म हो रही है। इस महीने की 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। हमने ख्वाहिश की है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन तवक्को नहीं है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट इस साल अच्छे इंतज़ाम करने के लिए पहले से ही एप्लीकेशंस ले रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने वालिदैन के साथ जाएं, और नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि जवानी में हज करें। 31 तारीख तक डेट है। आप तमाम हज़रात से मैं ख्वाहिश करूँगा, जो भी आज़म रखते हैं, जो भी हज को जाना चाहते हैं, तो 31 तारीख से कबल अपना फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दें, ताकि उनका नाम आज़मीन में शुमार हो सके और जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। अभी तक कितने हैं ऑनलाइन? करीब 5000 से ज़ायद हुए हैं। अगर किसी को ऑनलाइन करने में मुश्किल हो रही है तो हज हाउस में हमने 5 काउंटर लगाया है, ताकि आप लोगों को सहूलत हो। यहाँ पर आकर भी आप लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट? पासपोर्ट दिसंबर 2026 तक रहना चाहिए, और उसकी अगर नहीं है तो हमने पासपोर्ट ऑफिस में भी, वहाँ भी स्पेशल काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी आप जाकर आपका पासपोर्ट जल्द से जल्द रिन्यूअल भी करवा ले सकते हैं। बोराबंडा के BRS लीडर मरहूम सरदार अली की अहलिया, वालिद और अफराद खानदान ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से बोराबंडा कॉरपोरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बोराबंडा के कांग्रेस कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन की हरासानी से तंग आकर जान देने वाले BRS लीडर मरहूम सरदार अली के अफराद खानदान को भी बाबा फसीउद्दीन की जानिब से हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। मुतासिरीन का कहना है कि कांग्रेस लीडर उन्हें फ़ोन करके मुसलसिल हरासा कर रहे हैं। बताया जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाई गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मरहूम सरदार अली की अहलिया, वालदा और दीगर अफराद ख़ानदान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और महकमा पुलिस से बोराबंडा कॉरपोरेटर के खिलाफ
कार्रवाई करने और उन्हें हरासानी से निजात दिलवाने का मुतालबा किया है और कहा है कि कार्रवाई न किए जाने की सूरत में सीएम कैंप ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया जाएगा। मेरा नाम समीना यास्मीन है। मैं मरहूम मोहम्मद सरदार की वाइफ हूँ। मेरे शोहर खुदकुशी कर लिए, इसकी वजह बाबा फैसुद्दीन है। बाबा फैसुद्दीन का फुल टॉर्चर था। उनको फ़ोन पे कॉल करके टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने कंटिन्यू कॉल करके टॉर्चर कर रहे थे। उसकी रिकॉर्डिंग्स ये है। अरे भर के ही क्या है, पार्टी प्रोग्राम में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या जुलूम शुरू करो बोलता क्या? गंजे के पैकेटा उल्टा डालो बोलता क्या? गंजे के पैकेटा उल्टा ला के डालो बोलता क्या? नहीं तो व्हाइट पाउडर की पाउडर ला के डालो बोलता क्या? हर पैसों में व्हाइट पाउडर क्या है? प्रोग्राम नहीं आ रहा, क्या तो भी है तेरा मतलब? बाहर ही रहता था काम से बाहर ही रह रहा हूँ, बोला सारे बाहर कर ले रहा कुछ तो ये वो जो मेरा ये उन्होंने सुसाइड करने से पहले की रिकॉर्डिंग है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दिए, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। वहाँ पे 1 से 2 बार कंप्लेंट दिए, ना एक्शन ले रहे, ना फ़ोन रिकॉर्डिंग्स उसके चेक कर रहे हो, ना कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे उसके खिलाफ में। इसके बाद ये टॉर्चर करे सो इसकी रिकॉर्डिंग है, ये इसका प्रूफ है। अभी भी एक्शन नहीं लिए तो पूरे ख़ानदान वाले हम लोग मिल के जाके सीएम कैंप ऑफिस में जाके धरना देते। गोशामहल असेंबली हल्के में जन आरोग्य समिति का सालाना इजलास मुनक्किद किया गया। गोशामहल डिवीजन के बीजेपी कॉरपोरेटर लाल सिंह की ज़ेर निगरानी यूपीएचसी बेगम बाजार में जन आरोग्य समिति का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मंगलहाट डिवीजन की बीजेपी कॉरपोरेटर शशिकला, बीजेपी के सीनियर लीडर विजय यादव के अलावा आर प्रदीप जायसवाल व दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी के जुलूस की तारीखें एक मरतबा फिर आपस में टकरा रही हैं। जुलूस के इस साल भी मौखर होने का इम्कान है। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर 2 बड़े मजहबी त्योहारों की तारीखें आपस में टकरा रही हैं। एक जानिब हिंदू बरादरी गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्ति विसर्जन की तैयारियां कर रही हैं, तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए मुसलमानों की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार ये 3रा साल है जब दोनों त्यौहार तकरीबन एक ही तारीख पर आ रहे हैं, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी और अमन व अमान के नुक्ते नज़र से हुकाम की तवज्जो दरकार है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल यानी 2024 में भी इसी तरह की सूरत हाल पेश आई थी। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख 16 सितंबर थी, जबकि गणेश विसर्जन की तारीख 17 सितंबर थी। अमन अमान को मद्देनज़र रखते हुए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 16 सितंबर को ही मनाया गया था, लेकिन जुलूस 19 सितंबर को निकाला गया था। साल 2025 में भी इसी तरह के इक़दामात करने का इम्कान है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को मौखर करके किसी और तारीख पर निकाला जा सकता है, जबकि दीगर मजहबी तक़रीबात अपने वक्त पर ही मुनक़्क़िद की जाएंगी। चूँकि दोनों त्योहारों के जुलूस वसी पैमाने पर और बड़े इज्तिमात के साथ निकाले जाते हैं, इसीलिए पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियाँ चौकस हो गई हैं। हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की जा रही है। बाहमी हम आहंगी की भी कोशिशें जारी है ताकि हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रह सके। बोनाल तकरीबात के दौरान मौसर इंतजामात और बेहतरीन खिदमात के लिए बुजीली महाकाली मंदिर के इंचार्ज और अकीदतमंदों ने सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। बोनाल तकरीबात का कामयाब इनेकाद अमल में आया है। बुजीली महाकाली मंदिर वाक़े लंगर हाउस के इंचार्ज और अकीदतमंदों ने बोनाल त्यौहार के मौके पर मौसर इंतजामात करने और बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। ये साल जो बोनाल का उत्सव है
हमारा लंगरों से लेके गोलकुंडे किले तक जो उत्सव में जो भी पूरा अरेंजमेंट्स है, हमारे एमएलए साहब और हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब कौसर साहब, हमारे एमपी साहब असउद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे अरेंजमेंट्स करे, शायद आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना अरेंजमेंट। लाइटिंग रहने दो, लंगरों से लेके गोलकुंडे तक, और मॉस्किटोस का फोगिंग रहने दो, और इवन सैनिटेशन कुछ भी रहने दो। साहब को रात में 12 बजे भी मैं फ़ोन करा, साहब थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसा नहीं उठा रहे म्यूनसिपल वाले बोलते, रात के 12 बजे भी साहब उठा के हाइड्रा वाले को बुलाए। और हमारे एक मंदिर के सामने ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा था, साहब कौसर साहब ऐसा नहीं हो रहा बोल के साहब को फ़ोन करते इमीडिएट हमारे को रिएक्ट करके उन्होंने हाइड्रा वाले को स्पॉट पे भेज के वो बोनालू के फेस्टिवल के एक दिन पहले भी हमारे को सर्विस दे के बहुत बेहतरीन इंतज़ाम करे थे। और लाइटा उसके अलावा हर चीज़ में साहब बोलते ही हाँ बोल के हमारे को जो रिस्पांस दिए, हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है। और हम बार बार यही चाहते हैं कि अगले साल भी ऐसी अरेंजमेंट रहना चाहिए, और साहब से यही गुजारिश करते हैं और उनको दिल से बहुत शुक्रिया करते हुए मेरे को ये मौका देने को शुक्रिया बोल रहा हूँ। मैं जो हूँ लंगरोज भुजली महाकाली माता मंदिर का चेयरमैन हूँ। मेरे नीचे 4 मंदिर है जो पूरे टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी और तेलंगाना के नौजवानों से मंशियात का इस्तेमाल करने से गुरेज करने की ख्वाहिश की है। संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मंशियात के नुकसानात बताते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदा है। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी के अलावा तेलंगाना भर के नौजवानों से ये ख्वाहिश की है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अदाकार से सियासतदान बनने वाले कमल हासन ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। सुपरस्टार कमल हासन ने जुमा को राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने तमिल जबान में हलफ लिया। अपने सियासी संगमेल पर खुशी का इजहार करते हुए अदाकार का कहना था कि वो ऐवान बाला में खिदमत अंजाम देने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। MNM के बानी और अदाकार से सियासतदान बनने वाले कमल हासन ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें बहुत फख्र महसूस हो रहा है। याद रहे कि कमल हासन का राज्यसभा में दाखिला उनके सियासी करियर का एक अहम कदम है। उन्हें हुक्मरान DMK की क़यादत वाले इत्तेहाद की हिमायत से ऐवान बाला के लिए नामजद किया गया था। कमल हासन ने 6 जून को तमिलनाडु सेक्रेटरीट में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि पीर को ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस होगी और राज्यसभा में मंगल को बहस की जाएगी। पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी है। अपोजिशन जमातें ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में SIR की मश्क व दीगर मसाइल पर बहस का मुतालबा कर रहे हैं। सहाफियों से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि तमाम मसाइल पर एक साथ बात नहीं की जा सकती। अपोजिशन ने बिहार में SIR और दीगर कई मसाइल उठाए हैं और उनसे कहा गया है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की जाएगी और फिर ये फैसला लिया जाएगा कि किन मसाइल पर बात की जानी चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीर को 16 घंटे लोकसभा में बहस होगी और मंगल को राज्यसभा में बहस की जाएगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके NTR नगर में महकमा बरक़ी के हुकाम की लापरवाही की वजह से 30% झुलस जाने वाले 9 साला लड़के को एक्सग्रेशिया दिलवाने का वादा पूरा नहीं किया गया। मुतासिरा लड़के के वालिदैन ने हुकूक इंसानी कमीशन से रुजू होकर इंसाफ मांगा। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके NTR नगर में 23 जनवरी 2025 को 9 साला अबू बकर सिद्दीक अपने घर के करीब खेलते हुए बरक़ी ट्रांसफार्मर के करीब से पतंग निकालने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ और अबू बकर 30% झुलस गए। इसकी इतला महकमा बरक़ी के AE को मिली तो उन्होंने अबू बकर के वालिद शेख इम्तियाज से राब्ता किया और इस सिलसिले में शिकायत न करने की ख्वाहिश की। जख्मी को एक्सग्रेशिया के लिए नुमाइंदगी करते हुए इलाज के लिए रकम दिलवाने का वादा भी किया।
6 माह गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई माली इमदाद फराहम नहीं की गई है। शेख इम्तियाज़ और उनकी अहलिया ने इस सिलसिले में इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू किया है और एक दरख्वास्त दी है जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो उनके साथ इंसाफ करे और हुकूमत की जानिब से जो एक्स ग्रेशिया दी जानी चाहिए वो जल्द अज जल्द फराहम करें, चूँकि 9 साला लड़की की तबीयत नासाज है। इंसानी हुकूक कमीशन के वकील श्रीधर ने बताया कि 12 फीट की गली में 4 या 5 मीटर की ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर नस्ब है, जिसकी वजह से 9 साला अबू बकर सिद्दीक हादसे का शिकार हो गए। मैं एनटीआर नगर से हूँ, रंगा रेड्डी कोर्ट के पास आता है। मेरा बच्चा जनवरी 23 के दिन पतंग के लिए ट्रांसफार्मर के पास गए थे। उस चक्कर में बच्चा पतंग के कोशिश में ऊपर चढ़ गया और है कि वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से बच्चे को 30% बर्न हो गया। इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल गए, एडमिट करे बच्चे को और उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। उसके बाद हमारे पास मधुसूदन सर भेजे राजू लाइनमैन को और मुसलसल फ़ोन करते रहे हमारे को कि कुछ नहीं होता, कैसा है बच्चा, आउट ऑफ डेंजर है क्या, कैसे है, आप टेंशन मत लियो, हम सब देखते, हम कंपेंसेशन दिलाते आप लोगों को। ये सब बोलते रहे जब तक हम एडमिट थे, जब तक वो बोलते रहे, अब झूठी तसल्ली देते रहे हम लोगों को। जब घर को आने के बाद विदिन 45 डेज कंपेंसेशन आ जाएगा आप लोगों को बोले। फिर उसके बाद हम उनको फ़ोन कर रहे तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद ये बोले कि आपके बच्चे की गलती है, हमारी कुछ गलती नहीं है, आपका बच्चा ही गया था वहाँ पे, उनके तरफ से ये हुआ, हमारा कुछ नहीं है इसमें और कुछ कंपनसेशन अब आपको नहीं मिलता। और है कि वो हायर अथॉरिटीज़ के पास भी ये बात हमारी नहीं पहुँचाए। अभी ये बच्चे का इलाज अभी भी जारी है। अवेसी हॉस्पिटल में तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख से 2 लाख तक का हमारे खर्चा आया। उसके बाद भी डेली कुछ ना कुछ निकलते रहता है। इनको अभी भी जख्म है और उसमें पस आता और है कि बच्चे को कुछ भी हेल्थ इश्यूज चलते रहते, मोशन में ब्लड आ रहा, 9 इयर्स ओल्ड है नो, मोशन में ब्लड। इंडिया इत्तेहाद ने एसआईआर के नाम पर राय दहिंदों के नाम हज़फ करने के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज दर्ज करवाया, इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत की मांग की। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने जुमा को पार्लियामेंट के अहाते में जबरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान कायदीन ने एसआईआर के निशानात वाले पोस्टर्स फाड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की और इंतखाबी कमीशन से फौरन मुदाखलत का मुतालबा किया। अपोजिशन इत्तेहाद का इल्जाम है कि जेडीयू बीजेपी हुकूमत इंतखाबी कमीशन की मिली भगत से एसआईआर के नाम पर गरीब, दलित, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के राय दहिंदों के नाम जानबूझकर काट रही है ताकि 2025 के असम्बली इंतखाबात में अवामी मैंडेट को मुतासिर किया जा सके। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त लहजे में कहा कि मोदी हुकूमत चाहती है कि सिर्फ ताकतवर तबके के लोग ही वोट दें, गरीबों और पसमानदा तबक़ात के वोट काट दिए जाएं। एहतजाजी कायदीन ने इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। बीआरएस रहनुमा बालका सुमन ने वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर गोदावरी नदी का पानी बंकाचर्ला प्रोजेक्ट की सिमत मोड़ने की साजिश करने का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना भवन में सहाफियों से बात करते हुए बीआरएस रहनुमा बालका सुमन ने कहा कि रेवंत रेड्डी दिल्ली में कदम रखते ही चंद्रबाबू नायडू को गुरु दक्षिणा के तौर पर तेलंगाना के मफादात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो दोनों मिलकर गोदावरी नदी के पानी को बंकाचर्ला प्रोजेक्ट की सिमत मोड़ने की साजिश कर रहे हैं। बालका सुमन ने कहा कि उन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तलबा विंग के रहनुमाओं को तैयार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। उन साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह उमर अहमद इलियासी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के बाद कहा कि हमारे अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं।
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी समेत सीनियर मुस्लिम कायदीन ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की 50वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली मुलाकात के बाद इलियासी ने कहा कि बातचीत के जरिए गलत फहमियों को दूर करने, नफरत को ख़त्म करने और एतमाद को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इजलास दिल्ली के हरियाणा भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें आरएसएस के कई सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। बताया जाता है कि मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही। दोनों फरीक़ैन की जानिब से कौमी सतह के मुतादिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अलामाजी हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के नुमाइंदों ने ज़राए मवासिलात को जारी रखते हुए गलत फहमियों को दूर करने पर भी इत्तेफाक किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अहमद इलियासी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि गुरुकुल और मदरसे के दरमियान बातचीत की जाए। उन्होंने बताया कि मोहन भागवत ने मुआशरे में पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुकालमे का आगाज़ करने पर उनकी सताइश की है। मुलाकात खुशगवार अंदाज में हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल इंतखाबी अफसर मुकर्रर किए गए। नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिटर्निंग ऑफिसर और 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स का तखर्रुर किया है। ECI ने बताया कि मरकजी वजारत कानून व इंसाफ के साथ मुशावरत और राज्यसभा के नायब चेयरमैन की रजामंदी से नायब सदर के इंतखाब के लिए सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। नायब सदर के इंतखाब के दौरान राज्यसभा सेक्रेटरीट की जॉइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन और राज्यसभा सेक्रेटरीट के डायरेक्टर विजय कुमार को भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान के नायब सदर के दफ्तर के इंतखाब का हुक्म दिया गया है। हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे का इंतखाब सदारती और नायब सदर के इंतखाबात के एक्ट 1952 और उसके तहत बनाए गए क़वायद यानी सदारती और नायब सदर के इंतखाबात के क़वायद 1974 के तहत किया जाता है। एक्ट के सेक्शन 3 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मरकजी हुकूमत के मशवरे से एक RO का तखर्रुर करता है। BRS MLA P कौशिक रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर उनकी अहलिया का फोन टैप करने का इल्जाम आयद किया है। हुजूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी ने जुमा को तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरा किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर उनकी अहलिया का फोन टैप करने का इल्जाम आयद किया। कौशिक रेड्डी ने कहा कि न सिर्फ उनकी अहलिया का फोन टैप किया गया है बल्कि मिस वर्ल्ड मुकाबले के शुरा के भी फोन टैप किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि ED और CBI को रेवंत रेड्डी के खिलाफ फोन टैपिंग को एक आम बात कहने पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। BRS MLA का इल्जाम है कि रेवंत रेड्डी BRS और BJP रहनुमाओं के साथ साथ कांग्रेस के वुज़रा के भी फोन टैप कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक शख्स ने सड़क पर तजावुजात को रोकने पर टाउन प्लानिंग के अहलकारों को चाकू से डराया धमकाया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर MLA कॉलोनी में कंपाउंड वॉल की तामीर की जा रही थी। मुकामी लोगों ने GHMC और टाउन प्लानिंग के हुकाम से शिकायत की कि एक शख्स सड़क पर कब्जा कर रहा है। जुमा को टाउन प्लानिंग के ओहदेदार वहां का मुआयना करने के लिए पहुंचे। दरियासना रामकृष्ण नामी एक शख्स का टाउन प्लानिंग अफसरान के साथ झगड़ा भी हुआ। फौरन उस शख्स ने अपनी गाड़ी से चाकू निकाला और फिर कंपाउंड वॉल की तामीर को रोकने वाले ओहदेदारों को डराया धमकाया। टाउन प्लानिंग ओहदेदारों की शिकायत पर फिल्मनगर पुलिस मौके पर पहुंची और उस शख्स को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वादे के मुताबिक जात पात का सर्वे करवाने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी टीम की तारीफ की। कहा सभी कायदीन ने तवक्कात से ज्यादा मेहनत की है। कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने तेलंगाना में कराए गए जात पात के सर्वे को मुल्क के लिए एक्सरे करार दिया। उन्होंने वादे के मुताबिक जात पात का सर्वे कराने और BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के
قائدین کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے ذات پات کا سروے کرا کے سارے ملک کے لیے ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس سروے کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ کانگریس قائدین نے توقع سے زیادہ محنت کی اور ایک سائنٹیفک سروے آج ملک کے سامنے ہے۔ دہلی میں AIC دفتر میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس رہنما نے کہا کہ سماجی انصاف کے لیے سروے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ تلنگانہ میں کون سے طبقے کی کتنی آبادی ہے اور انہیں حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات میں کتنا حصہ ملنا چاہیے، اس کا انکشاف ہوا ہے۔ سروے کے ڈیٹا کی بنیاد پر BC طبقات کو تعلیم، ملازمتیں اور مقامی اداروں کے انتخابات میں 42% تحفظات فراہم کرنے کا بل اسمبلی میں منظور کیا گیا ہے۔ راہل گاندھی نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی سماجی انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اس لڑائی میں تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مالدیپ پہنچ گئے۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئیزو نے ویلانہ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں مالدیپ کے شہر مالے پہنچے۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئیزو نے وزیر اعظم کا ویلانہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم کا مالدیپ کا یہ تیسرا دورہ ہے اور صدر ڈاکٹر محمد موئیزو کی صدارت کے دوران یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم مودی صدر موئیزو کے ساتھ باہمی مفادات کے بہت سے معاملات پر گفتگو کریں گے۔ دونوں رہنما ایک جامع اقتصادی اور بحری سلامتی سے متعلق شراکت داری کے بھارت مالدیپ مشترکہ خاکے پر بھی عمل درآمد میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ معاہدہ اکتوبر 2024 میں مالدیپ کے صدر کے سرکاری دورے کے دوران عمل میں لایا گیا تھا۔ وزیر اعظم مالدیپ کی آزادی کے 60 سال پورے ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج کے ہاتھوں ٹھیلہ بنڈیوں کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ محنتی افراد کو بااختیار بنانے کی غرض سے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے نماز جمعہ کے بعد رن بازار کمان کے قریب ٹھیلہ بنڈیوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر یاقوت پورہ حلقے کے انچارج یاسر عرفات، سینئر پارٹی ورکر صادق سراج کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کرم ہے آج بروز جمعہ 25 جولائی بعد نماز جمعہ مجلس اتحاد المسلمین یاقوت پورے کے جانب سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر یہاں پر جو لوگ ٹھیلہ بنڈی پہ کاروبار کرتے ہیں ان کو ذاتی ٹھیلہ بنڈی کا آج انتظام کیا گیا ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے، چونکہ یہ لوگ بے شک ایک فٹ پاتھ پہ کونے میں رہ کے ٹھیلہ بنڈی پہ کاروبار کرتے تھے، مگر کئی لوگوں کی ذاتی بنڈی نہیں تھی جس کے لیے اس کے علاوہ کئی لوگوں کی جو بنڈی تھی وہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ لوگ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت کو اپروچ کیے تو نقیب ملت نے خاص طور سے جناب یاسر عرفات صاحب، صادق سراج صاحب کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج 100 بنڈیوں کا ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے۔ وہ 100 بنڈیوں کے اندر جو لوگ فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو فروٹ ڈال کے گیا ہے، اور جو لوگ ترکاری کا کرتے ہیں ان کو ترکاری دی گئی ہے، جو کھلونے کے کرتے کھلونے اور دیگر کاروبار میں جیسا پان بیچتے ہیں اور بھی مختلف چیزیں، ان سب کو مجلس اتحاد المسلمین یاقوت پورے کی جانب سے 100 ٹھیلہ بنڈی کا ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کی مشکل کو سمجھتی ہے اور اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ آج کے پروگرام کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار جو تشریف لائے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا ساتھ ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہے گا۔ پھر ایک مرتبہ میں جناب یاسر عرفات صاحب، صادق سراج صاحب اور دیگر لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کے اقتدار میں آنے پر کانگریس حکومت کے آئین کے خلاف مسلمانوں کو دیے گئے تحفظات کو برخاست کر دیا جائے گا۔
तेलंगाना बीजेपी के सीनियर रहनुमा जी किशन रेड्डी ने जुमा को सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कामरडी एलामिया की बिना पर रियासत में बरसर इक़्तिदार आई है। रियासत में इक़्तिदार में आए कांग्रेस को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत अब तक अमल दरामद नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। हालांकि हाई कोर्ट की बेंच ने तहफ़्फ़ुज़ात को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन हुकूमत ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 4% रिजर्वेशन को नाफिज किया। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाकर 10% करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बीसी के साथ नाइंसाफ़ी है। किशन रेड्डी ने कहा कि इससे मुकामी इदारों, म्यूनसिपैलिटियों और कॉरपोरेशंस में बीसी के साथ मुसलमानों को भी मौक़े हासिल होंगे, जो कि बीसी तबक़ात का गला घोटने के मुतरादिफ हैं। जी किशन रेड्डी ने मुसलमानों को बीसी फहरिस्त से फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया और कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आने पर कांग्रेस हुकूमत के आइन के खिलाफ मुसलमानों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नाबालिग लड़की की निजी तस्वीर लीक करने की धमकियां देने वाले एक 21 साला नौजवान का मेदक जिले के तुपरान में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक चौंका देने वाले वाक़े में मेदक जिले के तुपरान में एक 21 साला नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि नौजवान ने लड़की के अफराद ख़ानदान की जानिब से शादी से इनकार करने पर लड़की की निजी तस्वीर लीक करने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या हफ्ते के अवाइल में पेश आया और अब 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के अल्लाहपुर के रिहायशी मोहम्मद सबील तुपरान नरसापुर रोड के करीब शदीद ज़ख्मी हालत में पाए गए। उनके जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी देखे गए। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि कत्ल ज़ाती तनाज़े की वजह से हुआ है। 30 जून को सबील मुबैना तौर पर एक लड़की के साथ फरार हो गए थे। लड़की के अहले खाना ने अल्लाहपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने जल्द ही जोड़े का सुराग लगाकर उनकी काउंसलिंग भी की थी। రోజు షోపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మగ్దుంపూర్ గ్రామ శివారులో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని, ఒక 20-25 సంవత్సరాల వ్యక్తిని చంపి బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా పడేసి ఉన్నాడని చెప్పేసి సమాచారంతో ఆ గ్రామ కార్యదర్శి ఇచ్చిన సమాచారం మీద మేము ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకొని ఈ కేసును రంగకృష్ణ తూప్రాన్ సిఐ గారు, తర్వాత శివపేట ఎస్ఐ గారి సహకారము, మిగతా టీం తోటి దీని మీద పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే ఇది గుర్తు తెలియని శవము, నగ్నంగా ఉంది. అసలు ముందు ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పరిస్థితిలో టీము దీన్ని అన్ని కోణాల్లో ఒక బండరాయితోటి మోది, తర్వాత ముఖంని అంతా కూడా పచ్చడి చేసి అసలు ఆనవాళ్ళు కూడా దొరకకుండా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది మాకు. సో ఆ కేసులో మొత్తము ఆ రోజు మొత్తం మీడియాను, సోషల్ మీడియా, తర్వాత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరూ కూడా ఈ సమాచారం ఇచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మృతుడిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ తర్వాత మాకు తెలిసిన సమాచారం ఏంటంటే ఇది విరివిగా మేము సోషల్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ చేయడం వల్ల మాకు వచ్చిన సమాచారంలో మృతుడు మొహమ్మద్ సాబీల్ అని చెప్పేసి బోరబండ నివాసి అన్న విషయం తెలిసింది. ఆ తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా పరిశోధన చేస్తే దీంట్లో ఈ మొహమ్మద్ సాబీల్ ఎవరైతే మృతుడు ఉన్నాడో ఆయన వాళ్ళ బంధువుకు సంబంధించిన ఒక అమ్మాయి, ఆ కేసులో అమ్మాయి ఎలోప్మెంట్ కేసు, దాంట్లో కిడ్నాప్ జరిగిన కేసులో నిందితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో A1 మొహమ్మద్ అఫ్సర్, తర్వాత ఆయన స్నేహితుడు సంతోష్ అని చెప్పేసి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో వారు తర్వాత అమ్మాయి ఎలోప్మెంట్ అయిన తర్వాత అది అల్లాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న కేసు. ఆ కేసులో భాగంగా ఆ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత పోలీసులు जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।